अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीब आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ जनाब इस माहौल का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको पता है ना कि आने वाला जो मौसम है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और अगर अभी से हमने कुछ एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की तो ये हमारे लिए इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि हमारा सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। और हम तो पिछले कई सालों से इस मसले से जूझ रहे हैं। स्मॉग का मसला है कि जैसे ही सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है और स्मॉग भी अपने रंग दिखाना शुरू हो जाती है। आजकल भी आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी अरूज पर है, अभी खुनकी महसूस नहीं की जा रही है, अभी सर्दी का मौसम नहीं आया है, तो फ़ज़ाई आलूदगी के नरगे में है हमारा लाहौर शहर। कभी पहले नंबर पर आ जाता है, कभी दूसरे नंबर पर आ जाता है। तो अभी ये सूरत हाल है फ़ज़ाई आलूदगी की। तो जूँ जूँ ये वक्त गुज़रता जाएगा, दिन गुज़रते जाएंगे, और जब मौसम तब्दील होगा, सर्दी आना शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की खुनकी आना शुरू हो जाएगी, तब जो स्मॉग पैदा होगी उसकी क्या सूरत हाल होगी ये भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। जिस तरह हर साल वेदर का पैटर्न चेंज होता है ना हमारा, कि गर्मी, आपको पता है कि इस साल गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ी है। इसी तरह हमने देखा कि मॉनसून में बारिशें भी अपनी तादाद से बहुत ज़्यादा बरसी हैं कि जितनी उनको होनी चाहिए थी उससे रेशो उनकी ज़्यादा थी। तो इस दफ़ा स्मॉग की भी यही सूरत हाल होने वाली है कि उसके लिए अगर हमने अभी से काम ना किया, अभी से एहतियात ना बरती, तो ये मज़ीद वर्सन सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी। पहले ही स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि जितने साल हमें लाहौर में रहते हुए हो गए हैं और जितने साल से हम स्मॉग के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, इसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो अगर आप एक साल इस पूरे माहौल में रह लेते हैं ना, तो समझें कि आपके 7 साल ज़िंदगी के कम हो गए हैं। टोटल आपकी ज़िंदगी के जितने साल हैं इस माहौल में रहते हुए, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी, स्मॉग बहुत ज़्यादा है, इसमें आपके 7 साल ज़िंदगी के ख़त्म हो गए हैं। तो आप ये समझें कि हम कितने सालों से रह रहे हैं और हमारे अंदर हमारे ऑर्गन्स कितने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों की वजह से। अपनी रूफ़ गार्डनिंग कर लें, अगर आपको लगता है कि आपके पास गार्डनिंग कर सकते हैं। आप गली में क्यारियाँ बनी हुई होती हैं, आप वहाँ पर, अब ये ना सोचें ना कि किसी और की क्यारी है हम क्यों करें, आपके बच्चों ने भी उधर रहना है, आपने भी उधर ही रहना है, वो फले फूलेंगे तो आपको भी तो फ़ायदा होगा ना उस माहौल का। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर हमें ना फ़ैसले लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी के। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं, हम वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर बात भी करते रहेंगे, कुछ तजावीज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे थ्रू आर एक्सपर्ट्स। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं फ़िटनेस के हवाले से, और बढ़ती उम्र में ख़ुद को वर्जिश के ज़रिए हमने किस तरह फ़िट रखना है, इस पर आज हमने बात करनी है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो एजिंग प्रोसेस है ना, आपने एज तो करना है, बुढ़ापा तो आना है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अब बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है आपके ऊपर, तो इसकी ये कितनी इसमें हकीकत है, कितनी दुरुस्त अप्रोच है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, हमारे घर के जो लोग हैं, हमारे घर के जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, उनके लिए किस तरह की टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि वो फ़िट भी रह सकें और ज़्यादा उनको दिक्कत भी महसूस ना हो अगर वो वर्जिश कर रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, कोच हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। रहमान, आज हमने बात करनी है हमारी बढ़ती उम्र में हमने वर्जिश करनी है, किस तरह करनी। सबसे पहले बताएं, ये जो अप्रोच एक हमारे सामने आती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, वाकई ऐसा है? ट्रू। अच्छा, उसमें ऐसा है कि मैं इस बात को यहाँ से शुरू करूँगा, दिल को जवान रखना है आपने, इसको बूढ़े नहीं होने देना, इस पर कोई असर नहीं आपने डालना। ठीक है। इमोशनली कुछ भी है, सिचुएशन बनती है, आपने उसको एज पे इफेक्ट नहीं आने देना। एज बढ़ती है, यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है
लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। हम 30 प्लस के हैं, 40 प्लस के हैं, 50 प्लस के हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 50 प्लस जो पर्सन्स जी, हैं। जी। लेकिन हमारा खाना पीना उसी तरह रहता है। यार मैं तो जवान हूँ था, मैं तो इतना कुछ खाता था, सारा कुछ करता था, अब भी मैं इसी तरह ही करना है। आप यूजुअली देख लें कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कि यहाँ मैच्योर पर्सन आपको देखने मिले, वो अपनी लाइफ को मॉडिफाई क्यों नहीं करते? अब सिचुएशन ये बनती है कि क्यों नहीं करते। खाना पीना उसी तरह चलता है, जबकि 35 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म वो नहीं Slow रहता। जाता है। आफ्टर 1 डेकेड्स आपका 30% मसल स्केलेटन डाउन होता है, लेकिन हम उसी तरह चल रहे हैं। हाँ, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट डेकेड्स में जाते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम उस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, प्लस अपनी डाइट को चेंज करना है। और ट्रेनिंग क्या लेके चलनी है? हम बात कर रहे हैं 50 प्लस पर्सनस की, कि वो उनको सेम उसी तरह जी जवानी में इतना वेट उठाते थे, अब क्यों नहीं मैं उठा रहा, मैंने कोशिश करनी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने अपनी डाइट हिस्ट्री पढ़ी जाए तो अपनी डाइट को आप 2 मील पे ले आओ, आप उतना फिट रहोगे, मेडिकली भी कहा जाता है। फर्स्ट, आपका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। जी जवानी में पराठे चल रहे थे तो मैं अब भी पराठे खाता हूँ, नो। अपनी एज के हिसाब से डेकेड चेंज होता है, तो अपना डाइट भी आप अपना चेंज करो जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और स्पेशली रात का खाना आपने कोशिश करनी है कि मगरिब के बाद 7-8 इससे ऊपर ना जाए। ये चेंज आपने करना है। वक्त बदल गया है, ज़िंदगी बदल गई है, तो अपने आप को भी बदलना है आपने। ये ट्रेनिंग बेसिकली आपको फॉलिंग सिचुएशन, क्योंकि एज चेंज होती है तो आपके गिरने का बॉडी पोस्चर आपका डिफरेंट हो जाता है। आपके पोस्चर परफेक्शन और फॉलिंग सिचुएशन से महफूज करता है, और आपकी स्ट्रेट पोजीशन रहती है। बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, एक रिदम में आपको बेसिक बॉडी मूवमेंट्स भी बताऊंगा, लेकिन कुछ वार्म अप ताई ची मूवमेंट्स भी बताऊंगा, जिसको हम सिंपली कहते हैं जी सांस ऊपर खींचे, सांस नीचे खींचे और फ्लो करें। सेम ब्रीद इन रिदम में, देन फ्लो। ये आवाज़ में ज़्यादा निकालो ताकि आपको ज़्यादा पता चले। ओके, ब्रीद इन, फर्स्ट मोमेंट आपने 30 सेकंड आपने करना है। डॉक्टर कहते हैं जब आप वॉक करने जाएं, हम मेडिसिन लेने जाते, कहते हैं नहीं मेडिसिन एक साइड पे, लेकिन आपने जब वॉक करने जाना है तो लंबी लंबी आप सांसें लें, हाथों को हिलाएं, फिर वॉक आप करें, तो मूवमेंट आपकी वही आ जाती है। नेम आ जाता है ताई ची, एक रिदम के साथ। ब्रीदिंग सर्कुलेशन विद मूवमेंट इंटेंसिटी। ब्रीद इन, एक रिदम में करना है। अब नेक्स्ट मूवमेंट आपने करनी है, पाँव आगे, मेरी फुट पोजीशन आएगी, एक रिदम में। ये बैलेंसिंग योगा प्लस बैलेंसिंग ब्रीदिंग सर्कुलेशन एक मिक्सचर कह ले, वो एक्सरसाइज है। एक रिदम में बैलेंसिंग मूवमेंट एक्सरसाइजेज जो आप रिदम में लेके चलेंगे। एक रिदम, ओके। नेक्स्ट मूवमेंट्स आपने करना है फुट पोजीशन। हाथों को हम इतनी मूवीज में देखते हैं कि वो क्या वो पंच वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इसको एक रिदम में एक्सरसाइज में लेके आना है। रिवर्स ग्रिप में स्टिफ कर लेना है, रिदम। जब हम इस एज में जाएंगे हमें पता चलेगा कि वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। एक रिदम, ठीक। और रहमान इतनी ही स्लो करना है, ठीक ये है। एक रेजिस्टेंस है, मैं अपने मसल पावर यूज कर रहा हूं, एक रिदम को फील कर रहा हूं। ये नहीं कि वो सर ने बोला था तो बस ऐसे आप ऐसे एक मूवमेंट आपने करनी। नो, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, आपने मसल को एक्टिवेट करना। अब इसमें एक्टिवेशन क्या है? माय फर्स्ट शोल्डर, माय आर्म्स, एक रिदम, एक बैलेंसिंग के साथ मैं फ्लो कर रहा हूं। क्योंकि होता यूजुअली ऐसे है कि वॉक कर रहे हैं जी, सांस फूल रही है, बैलेंस आउट हो रहा है, तो वो बैलेंसिंग वर्कआउट है एक रिदम के साथ। ओके, पंच, एक रिदम, बैलेंस। इस मूवमेंट को आपने जस्ट वार्म अप में करना है। ओके, अब हम करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट में। रिदम, हाथ को आपने बैक सपोर्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें फुली 90 डिग्री बेंड नहीं होगा। राइट हैंड और मेरे
अपोजिट डायरेक्शन में थाइस को टच आपने करना है। 1, एक रिदम में। 2, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना है आपने। एक मूवमेंट को परफेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी, रेपिटेशन नहीं करना। 5 मिनट की करें लेकिन परफेक्शन के साथ। रिदम, स्टिफ, होल्ड, देन ब्रीथ इन, देन होल्ड। आज हम बात कर रहे हैं 50 प्लस कि वो घर में रह के या किसी गार्डन में जाते हैं, वॉक करते हैं, खुद को मेंटेन कैसे कर सकते हैं ताकि उनकी मसल स्ट्रेंथ। इसमें जस्ट मसल फिटनेस की बात हो रही है, नॉट अ वेट लॉस, नॉट अ वेट गेन की बात। एक रिदम 15 ईच एक आपने रिदम में करना है और मसल को आपने कंसंट्रेशन रखनी है कि मैं किस मसल की लगा रहा हूं एक रिदम के साथ। रिदम, ओके, देन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्टिफ, देन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, रिदम। 15, 10 से स्टार्ट करें, 15 ईच साइड। मॉर्निंग हम उठते हैं, हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं यूं बेड से उठने के बाद। सेम लाइक वी कॉल दिस मॉर्निंग क्रंचेस। इसमें 90 डिग्री जाता है। पाँव को आपने थोड़ा मैक्सिमम नॉर्मल रेंज में स्ट्रेच करने के बाद ब्रीथ इन, आपने डाउन करना है। ठीक, आप जैसे नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, सेम उसी पोजीशन में आपने आना है। लेकिन इसकी फुल रेंज नीचे तक है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप शिन मसल तक आएंगे, फिर नीचे डाउन आएंगे, जहां तक आपको ठीक लगता है, क्योंकि बैक मोबिलिटी वो नहीं है। तो हमने कोशिश ये करना है कि पहले उसको बनाएं। एक रिदम, स्ट्रेच, सेम लाइक जैसे आप बेड से उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं, राइट एंड लेफ्ट टर्न करते हैं, सेम उसी पोजीशन में। ब्रीथ इन, अप, डाउन, डाउन आते, ब्रीथ आउट एंड स्ट्रेच, नेक डाउन। इसको थोड़ा सा आप वाइड करते जाएं। एक रिदम है। इसी को आपने 15 रैप्स, 3 सेट्स, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड कर सकते हैं। उस ब्रेक में आपने 3 सेट्स आपने करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब एक्सरसाइज मैंने बतानी है वो आपके वर्टिगो पेन्स में भी समटाइम वो बड़ी बेनिफिशियल्स है और आपके बैक के जो मसल स्ट्रेच में है। एक रिदम के साथ साइड आपने टर्न, कॉलर बोन एंड डाउन आपने करना है, तोड़नी नहीं है। एक साइड पे आपने लेके चल, ओके। 10-10 ईच साइड आपने एक रिदम के राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट डाउन, हेड। ये मूवमेंट्स आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट करें या डाउनलोड करें, ओके। और इसको ये स्पाइनल आपका जो बैक पे सारा प्रेशर जाए, नेक आपकी स्ट्रेच हो, कॉलर बोन ढूंढ लीजिएगा जहाँ है, हाँ यहाँ, ओके ओके। देन आपने एक टर्न करना है, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने एक टर्न, एक रिदम है। फीलिंग बेटर नाउ। और ये आप लोगों के लिए है 50 अबव के लिए है, 40 अबव के लिए है। ये आप लोगों के लिए कि आप घर में ही सिर्फ और सिर्फ ये मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। बैलेंस नहीं रहता है जिसकी वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज है जो कि रहमान अब्बास हमारे लिए और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं नई नई टेक्निक्स। और आज भी वो कुछ ऐसी ही चीज़ लेकर आए हैं, तो ज़रूर करिएगा और इसका फीडबैक भी ज़रूर हमें दीजिएगा। तो रहमान, थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमारे देखने वालों के लिए लेकर आते हैं आप। जनाब, पाकिस्तान में हर साल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए लाखों नौजवान MD कैट के इम्तिहान में शरीक होते हैं और 2023 में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक मजमूई तौर पर 2,06,631 तलबा ने MD कैट का इम्तिहान दिया था और उनमें से सिर्फ 68,180 उम्मीदवार पासिंग मार्क्स हासिल कर पाए थे, जो कि कुल तादाद का तकरीबन 33% हिस्सा बनता है, जो कि अफसोसनाक अमर भी है। मगर इस टेस्ट को पास कैसे और कहाँ से करना है,
इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चे हैं तो उनके लिए MD कैट में $10,000 फ़ीस मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। तो पंजाब हुकूमत की इस पॉलिसी में नया क्या है और क्या इससे पहले MD कैट टेस्ट पास करना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं था क्या? मतलब कि जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए टेस्ट दिए बगैर सिर्फ फ़ीस जमा करवा कर किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना मुमकिन था, पॉसिबल था। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर फैसल इजहार हैं, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं फातिमा मेमोरियल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फैसल, ये जो आजकल नई मेडिकल कॉलेजेस में आपको पता है कि चल रहे हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, एडमिशन्स हर साल होते हैं, हमें पता है कि इनरोलमेंट होती है, बच्चे आते हैं, इनरोल करवाते हैं। बट ये जो नई पॉलिसी आई है, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगी पंजाब हुकूमत की तरफ से। इसके क्या प्रोन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, ये थोड़ा सा आप भी ही हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या नई चीज़ है? पहले क्या ये पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी और अब अगर आई है ये, तो इसमें क्या नया आया है कुछ? हर साल मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिला के लिए पंजाब के अंदर ये ज़रूरी है कि एक एडमिशन पॉलिसी मंजूर कराई जाती है फेडरल कैबिनेट से, और इसके लिए पीछे ड्राफ्टिंग जो है उसकी ज़िम्मेदारी लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की ज़िम्मेदारी है पूरे पंजाब में। और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि पूरे पंजाब के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं, इन तमाम सीट्स को मेरिट पे फिल करने के लिए इसको मैंडेट दिया हुआ है। और इसके लिए वो एक पॉलिसी मुरतब होती है और ये हर साल होती है। सो अभी और इसकी पॉलिसी जो है वो मंजर आम पे आती है जब ये MD कैट का टेस्ट हो जाता है। इस साल ये टेस्ट होना था 5 अक्टूबर को, लेकिन चूँकि सैलाब की सूरत हाल ऐसी थी तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये 26 अक्टूबर बरोज़ इतवार को पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक साथ होगा। ओके, ठीक है। लेकिन अब ये पॉलिसी में ये बताया जा रहा है कि अब जो है MD कैट का टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो इस पॉलिसी से पहले नहीं था क्या ये लाजमी करार कि ये देना ही देना है, और अब इसके ऊपर ज़्यादा इम्फसाइज किया जा रहा है कि अब लाजमी करार दिया गया है? तो ये अब लाजमी करार क्या है? नहीं, ये अब लाजमी नहीं है। ये लाजमी करार दिया गया था 2008 में पहली दफ़ा, और लाजमी इसलिए करार दिया गया था एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ ये होता था कि आपके FSC का रिज़ल्ट था और उस रिज़ल्ट के हिसाब से मेरिट मुरतब होता था। मेरा भी जब दाखिला हुआ तो ऐसे ही हुआ था, FSC का स्कोर आता था, वो आपका मेरिट होता था और उसको दाखिला मिल जाता था। 2008 से पहले बहुत कम प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस थे, इसलिए जैसे ही ये ग्रोथ ज़्यादा हुई तो उसके बाद फिर मेरिट का इशू हो गया कि मेरिट के ऊपर दाखिला कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि जिसका दिल चाहे वो दाखिला ले ले, जो मुकर्रर करदा फ़ीस है वो दे और वो हो जाए। सो उसके लिए एक MD कैट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट रखा गया। ओके, ये टेस्ट जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर तकरीबन 210 सवाल होते हैं और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के हैं। इसको तैयार किया जाता है और फिर उस दिन इसको पूरे पंजाब में जो सेंटर्स हैं जो UHS मुकर्रर करती है उसके अंदर ये होता है, और ये जनरली डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होता है। इसके लिए एक वक्त पे टेस्ट लेना, कंडक्ट करना, उसको मुरतब करना, रिजल्ट्स करना एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो भी शफाफ तरीके से। तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के, उनकी बहुत ज़्यादा काविश है इसमें, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले होता यह था कि हर कॉलेज अपना अपना टेस्ट लेता था, अपना अपना दाखिला करता था और वो हो जाता था, और देयर वर ग्रे एरियाज इनटू इट। Yes. So there were a lot of inquiries by the PMDC, जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। तो फिर अब जो पिछले 3 साल से मेरिट पे दाखिला हो रहा है, और ये सारा जो एडमिशन प्रोसेस है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज हैंडल करती है पंजाब में। ठीक है।
तो अभी ऐसे जैसे आपने शफाफियत की बात की कि एक बड़ा ऑब्वियसली इसको कंडक्ट करना, फिर इसकी सुपरविज़न करना, देन हर जगह एक ही तरह का मयार हो, इसको वो बड़ा मुश्किल है। फिर भी हर साल एमडी कैट के टेस्ट के ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठते हैं। उसकी क्या वजह लगती है कि अगर इतना इसको देखा जाता है, सुपरविज़न की जाती है, पूरी चीज़ें इसकी चल रही होती है, पूरी टीम इसको कंडक्ट कर रही होती है, फिर भी क्यों ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ये शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं है, और भी कंट्रोवर्सीज़ हमारे सामने आ जाती है एमडी कैट के टेस्ट को लेकर? देखें, जब एक दफ़ा किसी प्रोसेस में कोई इशू खड़ा होता है ना, तो हर दफ़ा वो उस पर शक होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ये शायद एक मरतबा हुआ कुछ साल पहले, और कुछ एम्बिग्विटीज़ हुई जिसकी बिना पे बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेशन हुई, और जब ऐसी चीज़ें होती तो ज़ाहिर पब्लिक भी परेशान होती है कि शायद ये इस दफ़ा होता है। तो सीखते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने सीखा इस प्रोसेस से कि भाई इसको मज़ीद शफाफ कैसे किया जाए। तो मैं चूँकि इस प्रोसेस का हिस्सा इस तरह से हुआ, आई एम अ फोकल पर्सन फॉर दिस एडमिशन्स, तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा शफाफ है, और इसको इसलिए किया कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। अब सारे जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऊपर, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेरिट डिसाइड करती है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी, और इस मेरिट के ऊपर उनको उस जगह दाखिला बताया जाता है कि आपका मेरिट यहाँ पे आया है। फर्ज कोई बच्चा है जो कि जिसका ताल्लुक सियालकोट से है और उसने वो एडमिशन का दाखिला फॉर्म जमा करवाता है, तो जब एडमिशन का दाखिला फॉर्म जमा होता है तो यूनिवर्सिटी उससे प्रेफरेंसेस लेती कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उन कॉलेजेस में वो चला जाए, प्रेफरेंसेस दे देता है कि जी मैंने सियालकोट में ही रहना है, लेकिन उसका दाखिला हो जाता है मुल्तान में मेरिट के साथ, मेरिट के साथ। फिर वो इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे दाखिला छोड़ देते हैं, तो वो अपग्रेडेशन का एक प्रोसेस है। तो वो पिछले साल भी ऐसे हुआ, वो चलता रहा कुछ अर्सा, और मेरे ख्याल से जिसको जो प्रेफरेंस थी ज़्यादातर बच्चे उन कॉलेजेस में चले गए। सो ये जो करना बहुत मुश्किल काम होता है, और फिर आपके बाद जो उंगलियां उठती हैं, जो सवाल उठते हैं, उसको काउंटर करना इट्स आसान नहीं है उसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ऐसा क्योंकि एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बड़ा हाई स्किल्ड प्रोसेस है, और हमारी क्रीम आती है इसमें बच्चों का मुस्तकबिल इस पे होता है, तो ऐसा मेरा ख्याल पिछले 2-3 साल से तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर नहीं हुआ तो विच इज़ वेरी गुड कि इस चीज़ को अब ट्रांसपेरेंट लेकर चला जा रहा है, किसी में एक शफाफियत का एलिमेंट मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, एमडी कैट टेस्ट को लेकर भी ना दो तरह के हमें लोग नज़र आते हैं। एक साइड पर लोग कहा जाता है कि अच्छी बात है कि टेस्ट होना चाहिए, दूसरी साइड पर हमें लोग नज़र आते हैं ये कहते हुए कि उनका वर्जन ये होता है कि टेस्ट नहीं होना चाहिए। दो तरह के हर चीज़ के हवाले से लोग होते हैं ना। तो ये डॉक्टर बनने के लिए एमडी कैट का टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ये ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं आप। अच्छा जी, चलें, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने बच्चा एक जो आता है वो FSC या A लेवल्स का एग्ज़ाम लेके वो आ जाता है। जब वो आ जाते हैं तो फिर असूलन तो उनको उसी मेरिट पे आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन इसका मेरिट इस तरह से कैलकुलेट होता है कि अगर हम 100 नंबर लें तो उसके अंदर 50% की वेटेज ये MD कैट का टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद 40% की वेटेज FSC का टेस्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है, और 10% मैट्रिकुलेशन या O लेवल्स पे होता है। ओके। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके फिर एक मेरिट बनता है। अगर कोई बच्चा FSC में बहुत अच्छा स्कोर लेता है और MD कैट में अच्छा नहीं कर पाता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका MD कैट का टोटल एग्रीगेट स्कोर ख़राब हो जाएगा। उसको उस FSC स्कोर जो कि 40% वेटेज है उसका एडवांटेज होता है। तो मेरिट इस तरह कैलकुलेट होता है। ये क्यों लाजमी करार दिया गया, उस वक्त बहुत लेदे हुई इस बात के ऊपर कि वो बहरहाल इस वजह से लिए दिया गया क्योंकि वो हमारे ही कुछ आदात हैं, कुछ गलत काम करने की, कुछ जाली काम करने की, तो ये सारा सो अब बहुत सारी स्टेप्स पे ना स्क्रूटनी होती है उसकी। पेपर्स की, आपके सर्टिफिकेट्स की वो वेरीफाई होते हैं, और जो टेस्ट का रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेट भी होता है। ह्यूमन एरर उसमें बहुत कम है। देयर आर मशीन्स विच चेक दी टेस्ट रिज़ल्ट्स, और जैसे ही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है तो उसकी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक की डिस्प्ले कर देता है। सही है। तो स्टूडेंट अंदाज़ा कर सकता है कि मैंने कितने सवाल ठीक किए और कितने ठीक नहीं किए।
ओके और जब उसका रिजल्ट आता है ये 2 दिन के बाद, इफ इट मैचेस इट तो इट्स फाइन, इफ इट डजंट द स्टूडेंट कैन ऑलवेज चैलेंज इट, ओके इट इज़ चैलेंजेबल। मतलब वो एक दरखास्त दे सकता है कि जी मेरी रीचेक कर लें। तो वो चूँकि एक मशीन है OMR मशीन, वो हम भी अपने इदारे में वही इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी। उसके अंदर वो शीट जाती है, बबल शीट जाती है, उसको चेक करके वो रिजल्ट दे देता है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई मेरे जैसा या बैठा हो तो उसको टिक कर रहा है और नहीं कर रहा, मशीन के थ्रू। एब्सोल्युटली ये कुछ क्लेरिफिकेशन हो गई है कि ये सारे मामले हैं। लास्टली मैं डॉक्टर साहब यही पूछना चाहूँगी कि हर साल हम देखते हैं कि बच्चे लाखों की तादाद में जाते हैं MD-CAT देने, लेकिन हज़ारों की तादाद में सिर्फ इतने से पास होते हैं, जो जैसे मैंने अभी भी फिगर बताया था, तो 30% हिस्सा है जो कि मार्क्स लेके पास हुए हैं। क्या वजह इसकी लगती है आपको? क्या पीछे उनकी सही तैयारी नहीं हो रही होती है, जो उन्होंने FSC में पढ़ा होता है या उससे पहले जो पढ़ा होता है? क्या मसला है? आप चलें मैं आपको बताता हूँ। देखें इसकी प्री क्वालिफिकेशन ये है कि आपके FSC में या A लेवल में जो इक्विवेलेंस है वो 60% होनी चाहिए। ठीक है। तो 60% जिसके नंबर हैं वो इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इस साल अभी तक FSC का एग्ज़ाम ऑब्वियसली रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो इस बुनियाद पे कि उनके आ जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी रोकती नहीं है एग्ज़ाम देने से। तो वो सब ने अप्लाई कर दिए, रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो चुकी हैं। तो जिसने अप्लाई कर दिया था उनको रजिस्ट्रेशन, उनको कार्ड्स भी इशू हो रहे हैं आजकल, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एलिजिबल हो जाते हैं और ये एग्ज़ाम होता है तो फिर उसकी पास परसेंटेज, अब एग्रीगेट जो है वो पहले 60% होता था, एग्रीगेट विच मीन्स MD-CAT प्लस FSC प्लस मैट्रिक, अब उसको 55% कर दिया गया है। तो चूँकि सीटें कम है, इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन 12,300 सीटें हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो उसी हिसाब से जो है ना बच्चे रखेंगे कि 38,000 अगर पास हो गए तो 38,000 सीट्स नहीं है, सीट्स ही नहीं है, उसमें से भी 12,000 जो है जी वो जी बच्चे जो कंपटीशन है उसके साथ। ठीक है जी, ये सारा सिचुएशन होती है, सिनारियो होता है, ख़ासतौर पर जो MD-CAT के बच्चे टेस्ट देना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी, उनके लिए हम लेकर आए थे। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल इजहार हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान भर में दिल की बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और मुल्क भर में हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद दिल के अमराज के बायस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बुज़ुर्गों और नौजवानों के बाद बच्चे भी दिल की बीमारियों में तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात दिल की बीमारियों के बायस होती है और जिसकी बुनियादी वजूहात में गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश से इज्तनाब करना, पान, गुटखे और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा शामिल है। अब दिल के दौरे और दिल की बीमारियां जो किसी ज़माने में बड़ी उम्र के अफराद को लाहक हुआ करती थी, अब ये 30 और 40 साल की उम्र के अफराद में ख़तरनाक हद तक आम हो चुकी है। एक रीसेंट रिसर्च है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में दिल के अमराज में इजाफा सरे फहरिस्त है। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों समेत दिल के अमराज में जो इजाफा होता जा रहा है उसकी वजह क्या है और इसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात उठा रही है। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एक और गेस्ट हैं, वो आते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक है? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, आए रोज़ हम देखते हैं केसेस हमारे सामने आते हैं, फैमिली में हो जाए या फिर हमारा न्यूज़ डिपार्टमेंट से ही हो जाए, कि दिल के अमराज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक्स के प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाते हैं कि जी छोटे छोटे बच्चे जो है वो हार्ट अटैक के साथ उनकी जो है वो मौत वाक़ हो रही है। बड़े लोग, यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको कि दिल के मसाइल जो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मुनीबा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रीज़न्स हैं वो हम सबको पता है, हमने इतनी दफ़ा एलेबोरेट की हैं। अभी जो हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के अंदर कभी एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस होता है,
उनको अपने एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, सम टाइम बच्चों के अंदर भी फैमिलीज़ इश्यूज़ होते हैं, उनका भी जो स्ट्रेस है वो लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, अभी आपने इंट्रो में बताया कि ये जो रेशो है ये अब 30 से 40 साल की बढ़ गई है, बल्कि इससे भी नीचे आ चुकी है। अब ये जो रेशो है ये टीन एजर्स में आ चुकी है। 16, 17, 18, 20 ईयर्स के बच्चों के अंदर भी स्टंट पड़े हैं, वो मुख्तलिफ हार्ट के इश्यूज़ में मुब्तला हो चुके हैं। तो इतना तेज़ी से रैपिडली ये जो बीमारी है ये फैल रही है। कल वर्ल्ड हार्ट डे गुजरा है, तो मैं थोड़ा सा हुकूमती सतह पर भी हुआ कि जिस तरह हमें इस दिल को अवेयरनेस के हवाले से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था, उस तरह हम नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी अपनी सतह पे तो हुआ है, PIC के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया गया, जिना अस्पताल के अंदर भी किया गया, लेकिन मैस लेवल पे कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर किया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है ये कितना अहम दिन है, दिल कितना अहम है। दिल बंद होता है तो इंसान बंद हो जाता है, सांसें बंद हो जाती है। तो इस वजह से इस दिल की अहमियत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसको इस तरह नहीं कैटर किया गया। दूसरी जो अहम चीज़ अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा लाहौर चूँकि इस वक्त आपको पता है कि 1.5 करोड़ आबादी का शहर बन चुका है, पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है। तो इस वक्त हमारे यहाँ पे एक तो हमारे लोग अपने लाइफस्टाइल से, स्टूडेंटल लाइफस्टाइल से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फिर दूसरी अहम चीज़ अब इनको बचाना भी तो है, प्रिवेंशन क्या है, हॉस्पिटल्स किस तरह के हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं 3 यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो मौजूद ही नहीं है। ठीक है। जिसमें एक लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। वो सारी फिरोजपुर रोड का सारी जो आबादी है उसका लोड डायरेक्ट PIC पे पहुँचेगा। फिर उसके बाद गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन ही नहीं है, ठीक है, तकरीबन ना होने के बराबर है, आप इसको ना ही समझे। उसके बाद ये जे रोड पे PIC के बिल्कुल साथ सर्विसेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, एक तो ना डिपार्टमेंट होने का जो इफ़ेक्ट है, वहाँ पे जो पेशेंट जो एडमिट होता है ना उस पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई पेशेंट कोमॉर्बिड है, उसको 2 से 3 बीमारियाँ हैं, उसको हार्ट की बीमारी होगी, तो वो पेशेंट क्या करेगा? कॉल लिखेंगे PIC को, अब PIC से डॉक्टर आए, आज आए या कल आए ना, तो पेशेंट तो गया। या फिर पेशेंट को कहेंगे कि पहले आप जाओ, आप पहले PIC से अपना दिल का इलाज करवा के आए, फिर आपने वापस आके अपना गुर्दों का, जिगर का, जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करना। तो इस तरह पेशेंट बहुत जलीलो ख्वार होता है, जो सफ़र होता है। तो अच्छी है कि अब वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 इधर बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे हॉस्पिटल्स एक तो मज़ीद लाहौर को ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर तक इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसकी मेरा ख्याल है अब मशीनरी की प्रोक्योरमेंट जारी है और इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो भी दिस ईयर तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ जो PIC है फिर अल्टीमेटली अब उसका लोड बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनसे बात कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है PIC के प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन साहब है, उनसे बात कर लेते हैं कि PIC पे इतना बोझ जो पड़ता जा रहा है, मज़ीद हमें क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कल ही दिल के हवाले से गुजरा है, दिन गुजरा है और आलमी दिन गुजरा है, हमने उसके ऊपर टॉपिक भी किया, आज हमने आपको बुला लिया। दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, फिर जो बोझ है जिस तरह बता रहा था बिलाल कि PIC पे ज़्यादा पड़ रहा है, बाकी अभी इतने फंक्शनल है नहीं है, डिपार्टमेंट्स हैं उनमें चीज़ें नहीं है, मशीनरी नहीं है, और कुछ में तो डिपार्टमेंट्स ही नहीं है ना पूरे कि जी दिल का वहाँ पर इलाज करवाया जा सके। तो PIC के ऊपर सबसे पहले बात करूँगी, PIC के ऊपर कितना बोझ आता है? पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक अजीब सा अस्पताल है, ये एक डेडिकेटेड कार्डियक केयर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दिल के अमराज का इलाज किया जाता है, ज़्यादातर उस दिल के अमराज का किया जाता है जो हार्ट अटैक की सूरत में होते हैं। ओके, मरीज़ आया, उसको फ़ौरन आपने हार्ट अटैक किया, उसकी दिल की शरीयानों को दुरुस्त किया। बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं, हार्ट वेल्व्स की, शरीयानों की प्रॉब्लम, वो सब की जाती है, लेकिन सबसे पहले इंसान की जान के बचाने के ऊपर ज़ोर दिया जाता है। पंजाब कार्डियोलॉजी में तकरीबन रोज़ाना, सिर्फ इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना 1400 से लेके 1700 मरीज सिर्फ इमरजेंसी में आते हैं। ओह माय गॉड, 1400 से 1700 ये हार्ट अटैक के साथ आते हैं, दिल की तकलीफ से। ठीक है, उनको सीने की दर्द है। ये जो दिल की तकलीफ का, इसको इस तरह समझिए कि पूरे 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं।
तो ये हर मिनट में एक मरीज आ रहा है लगातार, एक समुंदर है जो लोगों का आ रहा है। इसमें हर एक की ईसीजी की जाती है, हर मरीज को एक सीनियर डॉक्टर प्रॉपरली एग्जामिन करता है और फिर फैसला किया जाता है कि इस शख्स को फ़ौरन कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है। उससे हम लोग बहुत सारे मरीजों को फिल्टर आउट करके दूसरे अस्पतालों में भेज देते हैं या उनको आउट पेशेंट में भेज देते हैं कि जी आपकी फ़ौरन की चीज़ नहीं है। जो चीज़ों को अगर उसी वक्त एड्रेस ना किया जाए तो उससे दिल के डैमेज होने का चांस है, उसको किया जाता है। रोज़ाना पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, यानी कि दिल की शरियानों को दुरुस्त करना। अगर उस एंजियोप्लास्टी को फिल फॉर किया जाए, इधर मरीज आया उधर वो अंदर चला गया, तो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट में रोज़ाना 15 से लेके 40 तक प्राइमरी एंजियोप्लास्टियाँ होती हैं। इसका समझ लें, एक एंजियोप्लास्टी तकरीबन घंटा लेती है। तो ये लगातार रात के 12 बजे 3 बजे रात को किसी वक्त भी ये काम चल रहा है। ये सबसे खुशाइंद बात इसमें ये है कि ये सारे का सारा खर्चा पंजाब हुकूमत उठा रही है। बिल्कुल, कोई इसमें मरीज से नहीं पूछा जाता कि आपके पास वसाइल हैं देने के कि नहीं। ये सारा का सारा, और आज से नहीं, ये पिछले को 3-4 साल से, बल्कि उससे पहले से भी काफ़ी अरसे से ये काम चल रहा था। मगर अब 4 साल से ये सुबह शाम रात 24 घंटे जो है ना, ये फैसिलिटी दी जा रही है, हर वक्त ये चल रहा है। ठीक है। एक एंजियोप्लास्टी पे सरकार तकरीबन 2 से 3 और कई दफ़ा 4-5 लाख रुपए भी खर्च होते हैं। इस सिर्फ सामान की हद की बात हो रही है, इसमें कोई अस्पताल के खर्चे की बात नहीं हो रही। अब आप इस खौफ का आलम देखें कि हम लोग किस जगह फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ वो है कि जो बीमारियां इसको लेके आती हैं, इसमें सबसे ऊपर नाम शुगर का है, ब्लड प्रेशर का है, खून की चर्बी का है, और सबसे बड़ा मूजी चीज़ तंबाकू नोशी है। तंबाकू का इस्तेमाल जिस मर्जी फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो आजकल के मॉडर्न वेप्स हो, या निस्वार हो, जिसमें तंबाकू है वो आपका दुश्मन है। अब ये चीज़ें, अब मज़े की बात ये है कि ये सारी, ख़ास तौर पे सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें इस्तेमाल करने से तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें, लेकिन फिर भी पी रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को फखरिया दिखाते हैं। ये हमारी, और ये एक वाहिद चीज़ है जिसको अगर आप जिस्म से जल्दी से निकाल दे तो इंसान ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो पंजाब कार्डियोलॉजी का ये आलम इमरजेंसी का है। जो हमारा आउट पेशेंट है, जहाँ पे हम लोगों को वैसे रेगुलर फॉलोअप में देखते हैं और वो सारा कुछ किया जाता है, वहाँ पे तकरीबन रोज़ाना 5000 मरीज़ आते हैं। अब ये सुबह के वक्त से, सुबह 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक लोग आ जाएंगे और हमने इन सबको देखना भी है, इनको अद्वियात भी प्रोवाइड करनी है, इनके टेस्ट भी, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा खर्चा पंजाब हुकूमत अदा करे। तो चूँकि डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी हम उस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब अभी हमारा मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, हमारे पास अभी भी लिस्टें हैं पीएससी में पेशेंट्स को, और ख़ासकर ओपन हार्ट सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं उनको बड़ी अभी भी अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमें यही उम्मीद है कि पीएससी अच्छा काम करे, लेकिन जिना इंस्टीट्यूट सेकंड जो वो भी जल्दी शुरू हो। फिर उसके साथ जो एक ऑपरेशन है टैवर भी है, वो भी अभी तक जो है वो नहीं हो रहा। इसी के साथ फिर ये हार्ट ट्रांसप्लांट, खैर वो तो अभी बहुत जिद्दत है उसमें, बहुत आगे की चीज़ें। इस चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनकी जो हार्ट सर्जरीज़ हैं उसके हवाले से यहाँ पे मेरा ख्याल डिपार्टमेंट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी सर्जरी तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें अभी एक ख़ास चीज़ हुई है कि चीफ मिनिस्टर का बच्चों का प्रोग्राम आया है, उसमें हमने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प आउट करे। देखिए, एक कुदरत का निज़ाम है कि जिस वक्त बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चों के अंदर दिल की पैदाइशी चीज़ें नुक्स होती हैं, जिसको दिल के सुराख के हवाले से और इस तरह की चीज़ें कहा जाता है। तो ये बहुत सारे वो बच्चे होते हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं हो रहा था, कि वसाइल नहीं थे उनके पास और आगे सरकार के पास। सरकार ने अब उसके लिए पूरा एक इंसेंटिव किया, तकरीबन 7-1 हज़ार लोगों का ऑपरेशन हो गया है, और इसी तरह से तकरीबन 12-15 हज़ार पेशेंट्स को ऑनलाइन कर लिया गया है, जिनको हम आगे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में भी जाने लगे हैं कि बाहर से टीमें आएँ, उनको तजर्बा मिलेगा, हमारे मरीजों का इलाज होगा, वसाइल हम ही प्रोवाइड करेंगे,
और उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। अच्छा, जिस तरह बिलाल भी बात कर रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरी की लंबी लंबी लिस्टें लगी हुई होती हैं, लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर बाकी प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर भी आप आजकल आपको पता आए हुए हैं। तो ये जो इंतज़ार मरीज़ कर रहे होते हैं उनके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इंतज़ार कम से कम होना शुरू हो जाए लोगों का? आपके मुल्क की आबादी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है जी, सीधी बात है। जी। आपके यहाँ वसाइल बहुत कम है और उससे ज़्यादा कम आपके पास वो लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स जो ये इलाज प्रोवाइड कर सकता है। एक लिमिट है, एक शख्स कितने ऑपरेशन कर सकता है और उसने लगातार करते जाने, क्योंकि जो डॉक्टर और जो टीम ये काम करती है उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर आता है। तो आप पंजाब कार्डियोलॉजी रोज़ाना 10 से 12 ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो मरीजों का पूरा एक तूफान आता है तो हमारी वेटिंग लिस्ट में इजाफा होता है। हम लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हम कोशिश करते हैं कि उनको एंजियोग्राफीज के बाद उनको एंजियोप्लास्टी की तरफ लेके जाए बाईपास, और इसीलिए हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ाना एमरजेंसी के अलावा तकरीबन कोई 40 से 50 एंजियोप्लास्टीज होती हैं और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस बात को ज़हन में रखें कि सरकार तो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन लोग भी तो कुछ हिम्मत करें, अपनी मदद आपके तहत चीजें करें। सिर्फ ये कर लें कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, तो हर चीज सही हो जाएगी आपकी। आपका ये जो शहर है ना, इसके सुबह के वक्त पार्क देखें खाली पड़े हैं और आबादी देखें कितनी है। ये लास्टली मैं बिलाल सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी, जब से सेहत कार्ड बंद हुआ है इससे मरीजों को कितना असर पड़ा है और अस्पतालों के ऊपर भी कितना असर पड़ा है? देखिए, जो सरकार के हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा PIC पे जो इफ़ेक्ट है सेहत कार्ड का, ये मेरा ख्याल आया, क्योंकि इस सेहत कार्ड के अंदर से एक तो पेशेंट्स को प्राइवेट की जो सहूलियात थी वो भी मिल जाती थी, फिर जो डॉक्टर्स थे वहाँ के उनका भी एक अपना इंसेंटिव जो था वो बन जाता था। तो बकाया ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे 50% पे तो फिर अब वो चल रहा है। ये जहाँ तक इंसेंटिव का ताल्लुक है ना, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ, इसकी बहुत छोटी सी अमाउंट थी। उसमें कोई ऐसा ज़मीन आसमान है, किसी के कोई महल नहीं बन जाते थे। दूसरी बात, एक और चीज़ जो पब्लिक को क्लियर होनी चाहिए कि ये सरकारी अस्पतालों में सारा काम सरकार प्रोवाइड करती है और ये सेहत कार्ड भी सरकार ने दिया था। वो उनके पास अब पूरा एक टेबुलेटेड सिस्टम आ गया और उसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या पता कि दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर हो जाए, लेकिन अभी टू अर्ली टू से। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब मौजूद थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं PIC के। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, आए। मोहम्मद बिलाल ने हमें ज्वाइन किया था। बिलाल, थैंक यू सो मच आपका भी। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ होम डेकोर के हवाले से बात कर लेते हैं। ये भी हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे एक तो एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन से जो कि अपना काम कर रही होती हैं, जो अपना बिज़नेस, अपना स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया हुआ होता है। तो आज भी एक ऐसी ही ख़ातून है जो अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। होम डेकोर की जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ख़वातीन में वैसे भी ये एक एलिमेंट पाया जाता है कि वो अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हैं। वो घर का ऐसा कोना नहीं छोड़ती हैं जहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी हमें नज़र ना आती हो। तो आज ऐसी ही ख़ातून है जिनसे आपकी मुलाकात करानी है, जो कि हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाती हैं। वो कारपेट हो जाए, वो बास्केट्स हो जाएँ, वो फ्लावर्स हो जाएँ, डेकोर करने के लिए घर में तमाम तर चीज़ें हैं। काउंटर पे जाते हैं, उनके आपकी मुलाकात भी कराते हैं। तौकीर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें जो है ना वो काउंटर पे पड़ी हुई हैं। सबसे प्यारा तो ये बुके लग रहा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये रियल फ्लावर्स है। ये रियल फ्लावर्स नहीं है, ये हैंडमेड है और ये क्ले के साथ बनाया है आपने, बहुत ही खूबसूरत। और ये वॉशेबल भी है। ओके, ये एक लिटरली एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है। इसको इसके अंदर रख देते हैं कि ये वॉशेबल भी है। वाओ, वेरी नाइस। और लिटरली दूर से आपने मैं कल वो रियल रखे हुए, हाँ हमारे वो है, और ये लिटरली दूर से जो है ना ये बहुत ज़्यादा रियल लग रहे हैं कि शायद ये रियल फ्लावर्स हैं और ये क्ले से बने हुए हैं।
तो हमें बताइए कि क्या क्या बना लेती हैं आप, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है? वैसे तो बहुत सी चीज़ें क्योंकि होम डेकोर में आपको पता है क्रिएटिविटी तो किसी चीज़ में, जैसे क्ले है, क्ले के फ्लावर्स भी हैं, फिर उन्हीं फ्लावर्स को हमने जैसे ये हम वॉल हैंगिंग है, वॉल कीज का हम लगाते हैं, वो टिपिकल से लगे होते हैं, ये ज़रा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। हमारा किचन बहुत नेग्लेक्टेड रहता है, उसके लिए हमने स्पेशल ये स्पून बनाया, वेजिटेबल स्पून, जो कि इसी तरह हम इसमें मैग्नेट में भी बनाते हैं, वो फ्रिज पे लगाना हो बच्चे ज़रा, मतलब बेशुमार चीज़ें, आप इसको कोई लिमिट नहीं है कहीं पे भी। बेसिक ये मोटिव्स है ना, हम इस तरह बना लेते हैं। अच्छा। फिर उसको जिस फॉर्म में भी करना हो कस्टमाइज़ भी करते हैं, तो चाहे वो फ्लावर हैं, चाहे वो बुकेज, जैसे आजकल कॉर्पोरेट जो है उसमें उनको हम बुकेज बना के देते हैं कि आप जो फ्रेश लेते हैं और फिर फेंक देते हैं, तो आप उसकी, और एक्सपेंसिव ही है ना, जहाँ रेगुलर ऐसी कोई मीटिंग्स हो रही होती हैं, तो उसमें हम फिर वो बुके बना के देते हैं जो कि वो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं, फिर रख लेते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और एक खूबसूरत चीज़ भी रहती है। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। मतलब ये सारे आपने ऑलरेडी बना के ये सारे रखे हुए हैं, और ये सारे होती है ना फॉर्म। हाँ एग्जैक्टली, ये फॉर्म ये बच्चे भी हमारे घरों में खेल रहे होते हैं, लेकिन वो लेकिन ये थोड़ी सी है कि ये सिरामिक होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये वो जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो टूट जाती है। हाँ, वो टूट जाती है। इसको हम फिर प्रोसेस करते हैं बाकायदा पाउडर से, और इसको फिर बेक करके सारा, पहले हम ये इस तरह के सिंपल वो बना लेते हैं, जैसे ये है, अब तो इसकी पहले पेटल बनेगी ना, ठीक है, यानी ये अलग-अलग पेटल्स बन गए, फिर बाद में उसको हम रिफॉर्म जोड़ लेते हैं जिस भी शेप में करना हो, ये सारी इस तरह से ये फिर बनती हैं हमारी। ठीक है। ये ऑलरेडी आपने ये फ्लावर्स भी बनाए हुए हैं, ये पेटल्स भी बनी हुई हैं, ये देखिए अब ये डिफरेंट फ्लावर्स बने हुए हैं, वेरी प्रिटी। वाओ, मतलब वो एक वो है, लेकिन ये अब इसमें शेड है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों को लग रहा है कि ये नकली है? ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये लिटरली ये पड़ा हो कहीं पर ऐसे लगेगा कि ये वाकई ओरिजिनल है। बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है, ये कितना कॉस्टली है, ये जो आपका हुनर है? तो है, उसकी रीज़न ये है कि मटेरियल महंगा है, और प्लस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे लिए होता है, क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेते, तो वो फिर हमें पड़ता है ज़रा महंगा पड़ता है। तो ये जैसे अभी ये एक फ्लावर है, मतलब एक स्टेम है ये, तो ये हमारी 600 to 800 पर पीस, 600 to 800 पर पीस पड़ता है हमें कंप्लीट होके। जैसे ये है, ठीक है, ये अलग-अलग सब जोड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस तरह बनाए हुए हैं आपने, ये इस तरह, और ये आपने अलग-अलग से ये देख रहे हैं, ये उसके साथ सब अलग-अलग जोड़े हुए हैं, एंड देन फिर उसको सारा करते हैं, इसलिए हमें वो इशू नहीं है। हाँ, एक अलग-अलग से इसको जोड़ा हुआ है, ठीक। ये तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी है, और लेकिन वो फोकस के साथ सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हैंडमेड का काम कोई भी हो जाए वो फोकस्ड है, वो इसके बगैर आप नहीं। अभी जैसे ये है, ये हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, मतलब अब इनको सजाने के लिए भी हमने ट्रेडिशनल रखी हुई है चीज़ें। अब ये खजूर के पत्तों से बनती हैं, और ये हमारे मतलब बड़े लेकिन इसको हमने क्या किया, हमने, क्योंकि आजकल जैसे हमारे घर हैं रूबी है, तो हमने उनको मॉडर्नाइज थोड़ा सा एस्थेटिक्स में लेकर जाने की कोशिश की है, और ये कमरों में पड़ी हो तो इतनी खूबसूरत लगती है। और ये एज अ प्लांटर भी यूज होते हैं, ये एज अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज होते हैं, मतलब कहीं पे भी पड़ा ये बुरा नहीं लगेगा। और इसमें हम इतने बड़े भी बनाते हैं, छोटे भी बनाते हैं, मतलब हमारी जो यूएसपी कह लें वो ये है कि हम कस्टमाइज चीज़ें, आप जिस शेप, डिज़ाइन, कलर में कहेंगे वी कैन मेक इट। और ये जो कारपेट है, ये भी हैंडमेड है जी, बिल्कुल। ये फ्लैट वीव होता है, ठीक है, आप वो एक होता है डबल, वो जो गफ वाले होते हैं ना, मोटे मोटे कारपेट जो बड़े महंगे महंगे, वो नहीं, ये फ्लैट वीव, इसे किलम कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक डाइज है, मतलब आप पत्तों से, फूलों से जो कलर्स लेते हैं उससे ये कलर डाई होते हैं, ठीक है। सो इसका ये भी, ये सब सस्टेनेबिलिटी के उसमें भी आते हैं। कोई भी चीज़ हमारी ऐसी नहीं है कि जो हम कहें प्लास्टिक फ्री और ये सब चीज़ें, उसको हटा के आप नेचुरल्स पे आए, तो हमारा उस चीज़ पे भी ये सारा फोकस होता है। अच्छा, अब जैसे आप ये कह रही हैं कि इसके ये कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स हैं, लेकिन अब जो देखने वाले हैं उनके दिमाग में होगा कि ये हमें अगर इसको धोएंगे तो इसका कलर तो नहीं उतर जाएगा? कुछ भी नहीं होता, केमिकल दूसरा ना डालें जो हमारे आजकल के कपड़े धोने में, या वो डिटर्जेंट्स और वो नहीं, इसको नॉर्मल सिंपल वॉश करें। अव्वल तो इसको वॉश ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो वाली प्रोडक्ट है कि बंदा मर जाए, इसको कुछ नहीं होता। इसमें पोर्स होते हैं, इसकी वीविंग ये होती है, इसको झाड़ें,
तो ये फिर फ्रेश हो जाता है। और वॉश करके आप दोबारा रख लें। अगर मिट्टी पड़ जाती है, जो कि हमारा सबसे कॉमन फैक्टर है कि मिट्टी पड़ जाती है तो फिर वो हमें गंदा लगना शुरू हो जाता है, फिर हम उसको फेंक देते हैं कि धोएंगे तो उसका रंग खराब हो जाएगा। तो इसको ये वॉश मतलब पानी से आराम से वॉश हो जाती है, खराब नहीं होगा? नहीं, हाँ बस इसको रब ना करें जिस तरह हम कहते हैं। नहीं, तरीका ये कि बकेट में पानी लें, थोड़ा सा बिल्कुल माइनस से सरफ डालें, या शुरू में तो ज़रूरत ही नहीं है, ब्रश जैसे आपका जो वेस्ट ब्रश होते हैं वो ले लें मेकअप वाले या कोई से भी, उससे झाड़ेंगे साफ़ हो जाएगा। नहीं बहुत साल धो गए हैं तो उसको फिर आप हल्के से उसमें लेके डिप करें और निकालें और टिश्यू से या लाइट से कपड़े से, मतलब यूँ ना करें। उससे ये है कि ऑब्वियसली है तो मिट्टी ना, वो शाइन थोड़ी सी हो सकता है डालो, अदरवाइज इसका कुछ नहीं होता, साल कुछ नहीं होता। मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं माशाल्लाह, जिनसे लेते हैं और दे ऑलवेज हैप्पी, नेवर कंप्लेन। क्या बात है। तो आप फिर हमें कुछ बनाना भी दिखाएंगी यहाँ पर? जी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको ताकि हमारे देखने वालों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये कैसे बनता है और कितनी मेहनत लगती है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए ये ख़ास किस्म की क्ले चाहिए होती है? जी सेरामिक क्ले होती है। सेरामिक क्ले होती है ये, ठीक है। अभी ऑब्वियसली चीज़ें चाहिए होती हैं, मोल्ड्स चाहिए होते हैं सारे, वो सब तो मैं नहीं लाई, मैं हाथ से आपको शेप बना देती हूँ, इसकी दिखा देती हूँ। जैसे हमने ये बनाई हुई है, ठीक है, तो हमने एक वो बनाया और इस पे हम लेट्स सपोज कहाँ गया, मैं भी सिर्फ शेप दिखा देती हूँ फिर मैं रखती हूँ। जैसे ये हम देख रहे हैं आप लगाते हैं, जी जी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस तरह से इनको इस पे, ठीक है, प्लेस कर देते हैं, इसको इस पे कर देते हैं। और ये वाइट वाला क्या है? ये ग्लू है। अच्छा ये ग्लू है, ओके, ठीक है, इसको हम इस तरह लगा के, तभी तो मैंने कहा उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। ओके, ठीक है, तो उसकी रीज़न यही है कि हम वो पहले पीसेस बना लेते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, जैसे ये हो गए हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, सही है, ठीक है, ये मैं आपको जस्ट एक शेप उसकी दिखा रही हूँ कि ये देखें, ठीक है, जैसे हमने ये पीसेस जोड़े हुए हैं ना, इस तरह से हम वो बना लेते हैं, वो जहाँ जिस शेप पे करना हो, जैसे ये वाला है, ये स्मॉल है, तो इस तरह हमने इसकी पूरी बेस बना के उस पर ये कर लेते हैं। देन फिर हमने जिस पे भी प्लेस करना हो हम उसके ऊपर प्लेस कर दिया लेकिन इसको ये कि इसको पहले ड्राई हो रख लेते हैं, क्योंकि अभी ये देखें ना इस तरह उसकी फिर शेप नहीं रहती। जब वो ड्राई हो जाता है पक्का, फिर हमने जिस उस पर प्लेस करना है हम उसको कर लेते हैं। ओके, ठीक है। और ये ड्राई सिर्फ एयर ड्राई आप कर लेते हैं, मतलब रख दिया और ये खुद से ही ड्राई हो गया? एयर ड्राई हो जाते हैं, कोई इशू नहीं। वो ये होता है कि जैसे रेनी सीजन है या कुछ उसमें, तो फिर हम वो टॉर्च से या उससे ब्लो कर लेते हैं थोड़ा, ताकि वो हो जाए। लेकिन ज़्यादा नॉर्मली इधर तो गर्मी होती है, लाहौर में तो हमें इतना मसला नहीं है। तो वो धूप के नीचे भी रख दिया या कमरे में भी रख दिया बस तो वो नमी से ड्राई हो बचाना जाता है, है। नमी से बचाना है इसको, यानी बनाते हुए जो है ना, क्योंकि जैसे अब ये है, अभी तो मैंने ऐसे रखी, ये देखे ना ये थोड़ी हो गई है ऐसे, तो हम इसको कवर करके रखते हैं ताकि वो इसकी वो ना ख़राब हो, वो इंटैक्ट रहे, वो ड्राई ना हो ज़्यादा। जितनी सॉफ्ट होगी उतनी वो इजीली जो है वो बन जाएगी जो भी आप उसको शेप। अच्छा ये वाले जो शेप्स हैं ये आपने खुद हाथ से बनाए हैं या मोल्ड्स हैं सारे? मोल्ड्स भी क्या, देखिए जब ज़्यादा काम करना होता है तो फिर मोल्ड ज़्यादा रहते हैं कि वो एक जैसी चीज़ें, जैसे पेटल्स हैं या वो है। अदरवाइज ये जैसे मैंने ये बनाई है, ठीक है, अब ये देखें, ये पहले पत्तियाँ बनाई और ये नीचे उसी तरह लगा के जिस तरह मैंने ये जोड़ी है तो हमने इसको जोड़ लिया। लेकिन ये सिंगल सिंगल बनते हैं सब, ये सब पीसेस जैसे ये, ठीक है, ये सिंगल जैसे अब ये लीव्स हैं ये, ठीक है, ठीक है, इसमें वायर लेंगे, पहले ये बना लिए, फिर इसमें वायर लेके जैसे जब इस पे कर रहे हैं तो ये पेपर वो है, और इस पेपर में भी हम थोड़ी सी ये लगाते हैं क्ले, ताकि वो एक उसका वो रहे, क्योंकि खाली पेपर फट जाता है। ओके, तो साथ जब वो लगती है तो वो थोड़ा उसको हार्ड कर देती है और थोड़ा मजबूत कर देती है। तो ये अब देखें ना, ये है अब ये, और ये वो मतलब कस्टमर कहते हैं टूट जाएगा, मैं कहती हूँ ये लो भाई, ये लो
ये लो ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। सो टेक इट इजी। मतलब उसकी रीज़न ये है कि हमें खुद आइडिया है, हमारे घर में बच्चे हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं, तो इतनी मेहनत के बगैर ये मट्टी, सबसे पहला क्वेश्चन ये था मट्टी के हैं तो टूट जाएंगे या वो हो जाएगा, तो उसकी रीज़न यही है कि हम इसको ये वाली क्ले लेते हैं जो कि मोल्डेबल है। ऑब्वियसली अगर आप उसको नीचे गिराएंगे या उसको मिसमैनेज होगा तो वो टूटेगा ही ना। आपके घर में कोई मिट्टी की चीज़ भी आती है, कोई बर्तन आता है, शीशे का बर्तन आता है, तो उसको भी आप नीचे गिराते हैं तो वो टूटता ही है। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि जो इंटैक्ट रहती है। आप वैसे प्रोफेशनली यू आर एन इंजीनियर, लेकिन आप अपने कल्चर को, अपनी जो इनहेरिटेंस में मैं कहूँगी जो चीज़ें हमें मिलती हैं, आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो ये आप लोगों के लिए भी, जो हमारे घर में ख़वातीन हमें देख रही हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि बेशक आपका प्रोफेशन कोई और भी हो सकता है, लेकिन जो जिसमें आप अच्छे तरीके से आगे निकल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आपको उस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहिए, अपनी उस साइड को, अपने उस टैलेंट को, अपने उस हुनर को, और उसको पॉलिश करके आगे लेकर जा सकते हैं आप, और आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आता है। तो हमारे साथ तौकीर फातिमा मौजूद थी, हमें बता रही थी कि कितना खूबसूरत वो अपना बिज़नेस चला रही हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर रही होती हैं और डिमांड किसकी ज़्यादा आती है। तो तौकीर फातिमा, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है, और जो है ना, हमने आपको दिखाया भी बड़े ही खूबसूरत